गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बैटल ऑफ बिलग्राम बिटवीन हुमायूं एंड विच पर्सन? ओके, इसका मतलब आप लोगों ने अभी मेडिवल इंडिया की ही क्लासेस लॉकडाउन में अटेंड नहीं करी है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे जल्दी से बताइए कल हम कहां तक पहुंच चुके थे? हम पढ़ रहे थे राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, भारत में नवीन राज्यों का उदय, जिसमें ओके गुरु अंगद देव तक हुआ था, जिसमें हम सिख स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल सही। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर खान या शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, और इसी युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर हिंदुस्तान से मुगल साम्राज्य खत्म किया था और हुमायूं से छीन लिया था उसका पूरा का पूरा साम्राज्य। और फिर उसके बाद 15 साल तक यहाँ पर सूर्य वंश चला था, सूरी डायनेस्टी चली थी, जिसमें शेर शाह सूरी फाउंडर था और आखिरी रूलर था सिकंदर सूरी। 15 साल के बाद हुमायूं वापस आया और फिर सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को हराकर दोबारा से मुगल वंश की स्थापना की। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी नहीं, सेकंड अफगानी डायनेस्टी थी सूरी डायनेस्टी। पहला अफगानी वंश लोधी वंश था और दूसरा अफगानी वंश था सूर वंश। साइंस की क्लास कब से स्टार्ट होगी? रोज तो आकर की बात रिपीट करते हैं, जैसे ही टीचर्स की पॉसिबिलिटी होगी आने की लॉकडाउन में तो तुरंत स्टार्ट कर देंगे। भाई हमने अपनी मर्जी से नहीं बंद करी है, लॉकडाउन है इस वजह से बंद है क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। भारत में नवीन राज्यों का उदय, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। और इसमें हम बात कर रहे थे सिख स्टेट या सिख राज्य के बारे में। गुरु नानक देव और गुरु अंगद देव के बारे में हमने बात कर ली थी, जिसमें हम सिखों के 10 गुरुओं के बारे में पढ़ रहे थे सिख स्टेट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिखों के तीसरे गुरु। अगले लिखेंगे गुरु अमरदास। अगले लिखिए गुरु अमरदास। 1552 से लेकर 1574 तक, 1552 से लेकर 1574 तक का जो पीरियड है वो रहा गुरु अमरदास का। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर 1552 से 1574 तक रहा तो इसका मतलब ही वॉज कंटेम्पररी टू जलालुद्दीन अकबर। ये अकबर के समकालीन रहे। लिख लीजिएगा, ही वॉज कंटेम्पररी टू जलालुद्दीन अकबर। ये अकबर के समकालीन थे। और ध्यान रखेंगे इन्होंने पंजाब के खादुर नामक स्थान पर, गुरु अमरदास ने ही पंजाब के खादुर नामक स्थान पर गुरु की गद्दी की स्थापना की। थ्रोन ऑफ गुरु, गुरु का सिंहासन या गुरु की गद्दी की स्थापना करने वाले ही कौन हुए? गुरु अमरदास हुए। और ध्यान रखेंगे अपने शासनकाल में अकबर ने पंजाब के गोविंदवाल नामक स्थान पर गुरु अमरदास से भेंट की थी। अपने शासनकाल में अकबर भी गोविंदवाल नामक स्थान पर गुरु अमरदास से मिलने के लिए गया था। और ध्यान रखेंगे, और अकबर ने गुरु अमरदास की ही पुत्री बीबी भानी, गुरु अमरदास की ही पुत्री हुआ करती थी बीबी भानी, और इन्हीं को कुछ गांव भेंट किए थे। प्लीज हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा करिए। हिंदी समझ आती है लेकिन लिखा नहीं जाता, और अगर लिखा नहीं जाता तो मेरे भाई इसका मतलब है कि आपका मीडियम इंग्लिश है ही नहीं। ये दिक्कत है। इसके बाद साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा, इसके बाद सिखों के अगले गुरु हुए, सिखों के चौथे गुरु, जिनका नाम था गुरु रामदास। इसके बाद लिखिए गुरु रामदास, जो 1574 से लेकर 1574 से लेकर 1581 तक सिखों के चौथे गुरु हुए। और ध्यान रखेंगे ही वॉज डिसाइपल एंड सन इन लॉ ऑफ गुरु अमरदास। ये गुरु अमरदास के शिष्य एवं दामाद थे, और इन्हीं को गुरु अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और हम सब जानते हैं गुरु अमरदास के ही शिष्य और दामाद सिखों के चौथे गुरु बने, जिन्हें हम गुरु रामदास के नाम से जानते हैं। ये अकबर के मित्र थे, ये अकबर के मित्र थे, और अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन या भूमि उपहार में दी थी। गुरु रामदास की मित्रता हुआ करती थी अकबर से, और आपको ध्यान होगा जब हमने अकबर के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी मेंशन किया गया था कि अकबर ने ही अपने शासनकाल में 1577 ईस्वी में गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी, जिसमें एक सरोवर या एक तालाब भी हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे इसी भूमि पर ही फाउंडेड अ सिटी, इन्होंने एक शहर की स्थापना की। अकबर की दी हुई भूमि पर ही एक शहर की स्थापना की गुरु रामदास ने, और इस शहर को दोस्तों ध्यान रखेंगे रामदास नगर या चक गुरु कहा जाता था। यही शहर कहलाता था रामदास नगर या चक गुरु, और यही शहर आगे चलकर हम सब जानते हैं क्या कहलाया? अमृतसर।
कहने का मतलब अमृतसर शहर की स्थापना ही करने वाले कौन हुए हैं? गुरु रामदास हुए हैं। इसीलिए आज भी अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज नोन एज गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्हीं के नाम पर है, क्योंकि इन्होंने ही अमृतसर शहर की स्थापना की थी, जिसको पहले रामदास नगर या चक गुरु कहा जाता था। ही डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू हिज थर्ड सन। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे बेटे को घोषित किया, जो कौन हुए? गुरु अर्जुन देव। गुरु रामदास के ही तीसरे बेटे थे अर्जुन देव। गुरु रामदास ने अपने बाद गुरु अर्जुन देव को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और ध्यान रखेंगे, गुरु के पद को अनुवंशिक बनाया, और ही मेड द पोस्ट ऑफ द गुरु हेरिडिटिकल। और गुरु रामदास जी के बाद सिखों के पांचवें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। बीगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? बीगा को इंग्लिश में बीगा ही लिखते हैं, बीगा ही बोलते हैं। गुरु रामदास के बाद लिखेंगे गुरु अर्जुन देव। गुरु रामदास के बाद लिखिए गुरु अर्जुन देव। पंद्रह सौ 1181 से लेके 1606 ईस्वी तक सिखों के पांचवें गुरु, फिफ्थ गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुरु अर्जुन देव की ही उपाधि थी। गुरु अर्जुन देव को ही क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह। गुरु अर्जुन देव ही कहलाते हैं सच्चा बादशाह। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुरु अर्जुन देव वॉज कंटेम्परेरी टू अकबर एंड जहांगीर। ये मुगल बादशाह अकबर और अकबर के बेटे जहांगीर के समकालीन थे। और ध्यान रखेंगे, वो 500 बीघा जमीन जो उपहार में अकबर ने गुरु रामदास को दी थी, उसी भूमि पर गुरु रामदास के ही तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब की नींव रखवाई गई, या उसका निर्माण शुरू करवाया गया। इन 1589 he started the construction of गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। इन्होंने गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब का निर्माण शुरू कराया। और हम सब जानते हैं गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब ही कॉमनली क्या कहलाता है? गोल्डन टेंपल, स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर इसलिए कहलाता है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इस गुरुद्वारे पर स्वर्ण परत चढ़ी है, गोल्ड प्लेटिंग हुई है। एक आदमी पूछ रहा है हरमंदिर साहिब कौन थे? अबे नालायक आदमी, यहां पे लिखा है गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। ये गुरु हरमंदिर साहिब नहीं, गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब है। गोल्डन टेंपल, स्वर्ण मंदिर को ही, या उसी का वास्तविक नाम हरमंदिर साहिब है। इसे हम गोल्डन टेंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर स्वर्ण परत चढ़ी है। और ये जो स्वर्ण परत है, इसे किसने चढ़वाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। आपसे पूछेंगे कि बताइए स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी या किसके द्वारा रखवाई गई थी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक प्रसिद्ध संत जिन्हें कहा जाता है हजरत मियां मीर। गोल्डन टेंपल की जो नींव थी वो हजरत मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। और ये जो हजरत मियां मीर थे, ये एक प्रसिद्ध सूफी संत थे या सूफी सेंट थे। और किस संप्रदाय के? ध्यान रखेंगे, कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के ही सूफी संत हुआ करते थे हजरत मियां मीर। इन्होंने ही गोल्डन टेंपल की नींव रखी थी। एक आदमी ने तो मेरे लिखवाने से पहले ही सवाल दाग दिया कि सर नींव किसने रखी थी? और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, गुरु अर्जुन देव फाउंडेड 3 सिटीज। इन्होंने पंजाब में 3 शहर बसाए। और ये जो 3 शहर थे, ये कौन कौन से थे? सबसे पहला लिख लीजिए तरन तारन, दूसरा करतारपुर, और तीसरा गोविंदपुर। तरन तारन, करतारपुर और गोविंदपुर नामक शहर भी गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा बसाए गए। इसके बाद ध्यान रखेंगे, ही इंप्लीमेंटेड अ टैक्स ऑन सिक्स। इन्होंने सिखों पर एक कर लगाया, जिस कर को रामदासी, सिख धर्म के प्रचार के लिए ही इन्होंने सिखों को एक टैक्स देने के लिए कहा। सिखों पर एक कर लगाया जिसे रामदासी या मसंद कहा जाता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो रामदासी या मसंद टैक्स था, ये टोटल इनकम का या कुल आय का 10% वसूल किया जाता था। कुल आय का 10% वसूल किया जाता था। प्रेजेंट नेम ऑफ दी सिटीज, अरे मेरे भाई करतारपुर है पंजाब में अभी भी, तरन तारन अभी भी है।
यहाँ पर लोग कुछ भी लिख कर भेज देते हैं। एक आदमी कह रहा है सर बाल कटवा लीजिए, ठीक है भाई, अगर तेरा यही काम है, अगर तेरे को सैलून खोलने का ही तेरा सपना है तो तू जल्दी से मेरे पास आ जा। मैं सबसे पहले तो मेरे ही बाल काटकर अपने करियर की शुरुआत कर सकता है। खिलहत क्या होता है मेरे भाई गौरव? खिलहत की बात हम शुरू अभी करेंगे जब हम गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बारे में बात करेंगे, तब हम बात करेंगे खिलहत के बारे में। आधे लोग तो मुझे लगता है कि सुबह सुबह जाकर पहले लाइन में लगते हैं, उसके बाद सेवन करते हैं और फिर आते हैं क्लास अटेंड करने। इसके बाद गुरु अर्जुन देव ने ही सिखों के आदि ग्रंथ या जो सिखों का सबसे प्रमुख ग्रंथ या टेक्स्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा सिखों के आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी। किसी ने यहां पर पूछा है कि सिख धर्म में किसकी पूजा करते हैं? मेरे भाई सिख धर्म में जब आप गुरुद्वारों में जाते हैं तो आपने देखा होगा गुरुद्वारे में जब हम जाते हैं तो जो मेन दरबार होता है वहां पर एक बड़ा सा ग्रंथ रखा होता है, उसी ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। और उसमें गुरुओं की क्या होती है, वाणियां होती हैं, उनके दिए हुए उपदेश होते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है सिख धर्म में। गुरु अर्जुन देव ने ही इस आदि ग्रंथ की रचना की थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें 5 सिख गुरुओं की वाणियां हैं, इसमें 5 सिख गुरुओं की वाणियां हैं और 18 हिंदू संतों की वाणियां हैं। इसका संकलन गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा किया गया था। लेकिन गुरु अर्जुन देव तक, गुरु नानक देव से लेकर गुरु अर्जुन देव तक मुगलों और सिखों के बीच में मित्रता हुआ करती थी या संबंध अच्छे हुआ करते थे। इकोनॉमी की भी लाइव क्लास पढ़ाई जाएगी, जी हाँ बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। हमें कोई इकोनॉमी से खासी दुश्मनी थोड़ी है। जो हमारे राशिद सर हैं, ठीक है, वो अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जहां पर वो रहते हैं वो एरिया पूरी की पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, जहां से क्लास ले पाना या वहां से निकल पाना अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में 24-25 तारीख में ईद का भी महोत्सव आ रहा है, तो ईद तक तो राशिद सर नहीं आएंगे। जब ईद मना लेंगे राशिद सर, उसके बाद लॉकडाउन या ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ क्या दे दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी। तो जैसे ही पॉसिबिलिटी होगी तो राशिद सर भी क्या कर पाएंगे, क्लास लाइव ले पाएंगे। तब तक के लिए रोज यही कमेंट करना बंद कर दीजिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक गधा पूछ रहा है सर जी 5 गुरुओं की वाणी में कौन से गुरु थे? अबे नालायक, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। गुरु नानक देव से लेकर गुरु अर्जुन देव तक हम क्या पढ़ रहे हैं, ये 5वें गुरु के बारे में पढ़ रहे हैं। और तो पूछ रहा है सिखों के वो कौन 5 गुरु थे? अबे बेवकूफ आदमी, गधे। गुरु नानक देव मैंने आपको पढ़ाया, गुरु अंगद देव पढ़ाया, गुरु अमरदास पढ़ाया, गुरु रामदास पढ़ाया, और अब हम पढ़ रहे हैं गुरु अर्जुन देव। तो ऑब्वियसली इन्हीं 5 गुरुओं की वाणियां होंगी ना, और किसकी होंगी? सवाल भी ऐसे करते हैं भाई साहब जिनके न सर हो न पैर। गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई। गुरु अर्जुन देव तक सिखों और मुगलों के बीच में मित्रता बनी रही, लेकिन गुरु अर्जुन देव के ही समय में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से कट्टर दुश्मनी हो गई मुगलों और सिखों के बीच में। और वो घटना क्या थी? वो घटना थी 1606 ईस्वी में हुआ रिवोल्ट ऑफ खुसरो या खुसरो का विद्रोह। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, हु वाज खुसरो? खुसरो वाज जहांगीर सन, और जहांगीर के ही बेटे खुसरो ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन क्यों किया था? इसलिए किया था, अकबर ने अपने शासनकाल में जहांगीर की हरकतों से या सलीम की हरकतों से परेशान होकर एक बार अपने पोते खुसरो को मुगल बादशाह घोषित कर दिया था और कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा पोता या सलीम का बड़ा बेटा खुसरो ही अगला मुगल बादशाह बनेगा। कहने का मतलब मुगल बादशाह बनने के ख्वाब देख चुका था खुसरो। लेकिन जब अकबर बेड रेस्ट पर था, जब अकबर की मृत्यु होने वाली थी, तो सलीम ने या जहांगीर ने जाकर अपने कुकर्मों के लिए अकबर से माफी मांगी। फाइनली अकबर ने सलीम को माफ कर दिया और मुगल बादशाह घोषित कर दिया। इसलिए 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हुई तो सलीम ही जहांगीर के नाम से अगला मुगल बादशाह बन गया। लेकिन जहांगीर के सिंहासन पर बैठने की बात उसके बड़े बेटे खुसरो को पसंद नहीं आई, क्योंकि अकबर ने पहले इसे ही उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसलिए इस खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके भाग गया और गया किसकी शरण में? सीधा गुरु अर्जुन देव की शरण में। क्योंकि ये मुगल शहजादा था, इसी कर्टेसी में गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की, उसे आर्थिक मदद दी, उसे आशीर्वाद दिया और अपने पास रहने के लिए आसरा भी दिया। इसी बात को गलत समझ गया जहांगीर। जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जुन देव ही मेरे पुत्र खुसरो को भड़काकर मेरे खिलाफ विद्रोह करवा रहे हैं। और इसी का नतीजा दोस्तों ये हुआ कि जब खुसरो का विद्रोह हुआ और इस खुसरो के विद्रोह में गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की, तो जहांगीर किल्ड गुरु अर्जुन देव एंड मेड हिज ओन सन खुसरो ब्लाइंड। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी और अपने ही बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया। इसलिए ध्यान रखेंगे, इन 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव वाज किल्ड बाय मुगल एम्परर जहांगीर। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई गई। दैट वाज खुर्रम सर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। कहां से आए हैं आप जो खुसरो को खुर्रम बता रहे हैं कि दैट वाज खुर्रम सर? अरे बेटे, खुर्रम तो शाहजहां था। खुर्रम ने कोई विद्रोह नहीं किया था जहांगीर के खिलाफ। खुर्रम तो योग्य और लायक बेटा था जहांगीर का। अहमदनगर को जीतकर लेकर आया था जहांगीर के लिए। इसी बात से खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी जहांगीर ने। और जहांगीर के मरने के बाद अगला मुगल बादशाह ही शाहजहां बना। और अगर आपके अनुसार वो खुर्रम था तो फिर खुर्रम शाहजहां कैसे बन जाता? उसे तो अंधा करवा दिया था जहांगीर ने, है ना? सोलह सौ ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुरु अर्जुन देव के ही पुत्र सिखों के छठे गुरु बने, जिन्हें हम जानते हैं गुरु हरगोविंद के नाम से। अगले सिखों के गुरु लिखेंगे 6th गुरु ऑफ 6 गुरु हरगोविंद। जो 1606 से लेकर 1644 ईस्वी तक सिखों के छठे गुरु हुए। और ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की।
और एक ऊंचे स्थान पर गुरु का सिंहासन बनवाया जिसे अकाल तख्त कहा जाता था, और जो सिखों के गुरु हुआ करते थे वो उसी अकाल तख्त पर बैठकर ही अपने अनुयायियों से, अपने डिसाइपल्स से मिला करते थे। हिस्ट्री स्पेशल बैच कब आएगी भाई साहब? पता नहीं तो कौन सी दुनिया में जी रहा है। हिस्ट्री स्पेशल बैच तो आ चुका है, पहले ही आ चुका है। हिस्ट्री स्पेशल बैच तो परसों से स्टार्ट हो चुका है, उसमें 2 क्लासेस भी हो चुकी हैं। इन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की थी, जो बेसिकली गुरु का सिंहासन था जिस पर बैठकर गुरु अपने अनुयायियों से, अपने डिसाइपल्स से मिला करते थे। और दोस्तों अगला ध्यान रखेंगे, अगला पॉइंट, इन्होंने ही नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू की थी। इन्होंने ही नगाड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू की थी। और ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही सबसे पहले सिखों को सैनिक रूप में प्रशिक्षित करवाया, और सिख, इन्हीं के समय से सिख अस्त्र शस्त्र धारण करने लगे। क्योंकि हम सब जानते हैं मुगलों के ही द्वारा या जहांगीर के ही द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी। इसी वजह से इन्होंने उसी का बदला लेने के लिए सिखों को सैनिक बनने के लिए कहा, और इन्होंने कहा कि अब सिख भी अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे और मुगलों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ये करवाने वाले सबसे पहले ही कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही अमृतसर की किलाबंदी करवाई थी। और हम सब जानते हैं किलाबंदी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें या चार दीवारी करवाना ही किलाबंदी है। और ध्यान रखेंगे, इन्हें भी जहांगीर द्वारा 2 वर्ष तक कैद में रखा गया। इन्हें भी जहांगीर के द्वारा 2 वर्ष तक कैद में रखा गया, और 1644 ईस्वी में गुरु हरगोविंद की मृत्यु हुई। और हम सब जानते हैं गुरु हरगोविंद की मृत्यु के बाद सिखों के 7वें गुरु बने गुरु हरराय। तो अगले लिखेंगे गुरु हरराय। गुरु हरराय 1644 से लेकर 1661 तक सिखों के 7वें गुरु हुए गुरु हरराय। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुरु हरराय के ही समय में शाहजहां के चारों बेटों में उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें इन्होंने दारा शिकोह का समर्थन किया। और हम सब जानते हैं मुगल बादशाह शाहजहां का बड़ा बेटा या बड़ा पुत्र या एल्डर सन या एल्डेस्ट सन ही कौन हुआ? दारा शिकोह। जब गुरु हरराय सिखों के गुरु थे और सिखों के ही गुरु के पद पर थे, आपके कारण मुझे हिस्ट्री पढ़ना इंटरेस्ट आया। ओके, जी, गुरु हरराय, जब गुरु हरराय के ही समय में मुगल बादशाह बना औरंगजेब। हम सब जानते हैं शाहजहां के चारों बेटे दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। तो इस उत्तराधिकार की लड़ाई को, इस गृहयुद्ध को जीता औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने अपने सारे के सारे भाइयों की हत्या करवाकर मुगल सिंहासन प्राप्त किया और बन गया वो अगला मुगल बादशाह। और जब अगला मुगल बादशाह बन गया औरंगजेब, तो औरंगजेब ने ही गुरु हरराय को अपने दरबार में बुलाया और अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा। सर आपके पॉलिटी स्पेशल वीओडी बैच में 36 क्लासेस है क्या? हाँ भाई 36 क्लासेस है, जितनी नजर आ रही होंगी उतनी ही होंगी मेरे भाई, इसमें सवाल क्या रह गया? मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, ओके, गौरव की बात है आपके लिए, लेकिन आपने हिस्ट्री को इतने अच्छे एक्सप्लेन, लेकिन आप हिस्ट्री को इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि कहा नहीं जा सकता। मेरे भाई मैं भी साइंस बैकग्राउंड का रहा हूं, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन हम किसके स्टूडेंट रहे हैं और हमने अपने एकेडमिक्स में क्या पढ़ा है ये कहीं पर भी मायने नहीं रखता, किसी भी तरीके से मायने नहीं रखता। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का हूं, मैंने खुद 10th क्लास के बाद कभी भी हिस्ट्री को ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। हाँ, जब यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की तो यूपीएससी में ऑप्शन सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, और अच्छी खासी जो हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, वो यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ा है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब मैंने लॉ किया, जब मैंने एलएलबी किया, तो वहां से पॉलिटी भी बढ़िया हो गई, अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की जो चीजें हैं ये भी अच्छी तरीके से इसकी नॉलेज मिल गई। तो ऐसा कहीं पर नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज आप एकेडमिक्स में पढ़ते आए हैं, जो चीजें आप अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते आए हैं वही आपकी डेस्टिनी बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो इंटरेस्ट की बात होती है, सारी की सारी चीजें इंटरेस्ट की होती हैं। पॉलिटी का वीओडी दिला दो, अब नहीं मिलेगा, वो तो पिछले महीने बिक रहा था मेरे भाई, कहां थे आप उस टाइम? एक लड़की लिख रही है यूपीएससी क्यों छोड़े? अबे मैंने यूपीएससी को नहीं, यूपीएससी ने मुझे छोड़ा जी। मैं यूपीएससी के 2 बार फाइनल इंटरव्यूज देख चुका हूं, और यूपीएससी का पेपर मैं अभी भी देता हूं, मेरे पास 2 अटेम्प्ट्स अभी भी बचे हैं। मैं 2 बार फाइनल इंटरव्यू दे चुका हूं, लेकिन अभी तक मैं अपना आपको उतना बेहतर साबित नहीं कर पाया हूं कि यूपीएससी मुझे पूरा का पूरा जिला दे दे चलाने के लिए। कोशिश जारी है, अगर बन गए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो बन जाएंगे और नहीं बन पाए तो बनाएंगे, यही तो काम हो सकते हैं। या तो खुद बन जाएंगे, खुद नहीं बने तो आप लोगों को बनाएंगे, तो आप लोगों की हेल्प करेंगे, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं।
एक आदमी पूछ रहा है कि सिख पगड़ी क्यों पहनते हैं मेरे भाई। सिख पगड़ी इसलिए पहनते हैं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना की थी तो उन्होंने 5 ककार सिखों को धारण करना कंपलसरी किया था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं उनमें सबसे ही पहली चीज क्या है, केश। कि कभी भी सिख केश नहीं कटवाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे। और जब मेरे भाई बाल नहीं कटवाएंगे, केश नहीं कटवाएंगे, तो बाल ऑब्वियसली नीचे तक पहुंच जाएंगे ना, तो उनको बांधना किसमें है, पगड़ी में। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं बनता है। ये तो सिर्फ धार्मिक, आप मेरे से पूछने लगे कि मुस्लिम टोपी क्यों पहनते हैं, हिंदू जनेऊ क्यों धारण करते हैं, धोती क्यों पहनते हैं। ये सब चीजें रिचुअल्स हैं, ये सब चीजें कस्टम्स हैं, रीति रिवाज है जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं लोग। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। चलिए एनीवेज बैक टू द टॉपिक। ज्यादा मेरे बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपने बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा था आपको कि आपने एकेडमिक्स में क्या पढ़ा है, आप स्कूल कॉलेज में क्या करते आए हैं, वो कुछ भी मायने नहीं रखता। आप स्कूल में टॉपर थे या आप स्कूल में बॉर्डर पर पास हुए हैं, आज आप सारे के सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और आपको एक ही ट्रेन पकड़नी है। चाहे आप यूपीएससी की बात करें, चाहे आप स्टेट पीसीएस के बारे में बात करें, चाहे एसएससी के बारे में बात करें। एक आदमी कह रहा है कि आप अपने बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि है ना, मैं चाहता हूं कि मुझे अपने बारे में बात करने की जरूरत ना पड़े, बाकी लोग मेरे बारे में बात करते हैं ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। तो व्यक्ति को अपने बारे में नहीं, है ना, व्यक्ति को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बाकी लोग उसके बारे में बात करें। तो मैं उसी का प्रयास कर रहा हूं, मैं उसी की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आकर यहाँ पर पढ़ाता हूं ताकि जो मेरी नॉलेज है उसका कुछ कंट्रीब्यूशन मैं आप तक पहुंचा पाऊं, आप उसको यूटिलाइज करें, आप अपने अपने जो लक्ष्य है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उसमें जाकर सफल हो जाएं। और जब आप सफल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो क्रेडिट होगा वो थोड़ा बहुत कुछ हम लोगों को भी मिलेगा। और जब उसका क्रेडिट हम लोगों को मिलेगा, जब आप इस चीज का बखान करेंगे बाहर जाकर, तो फिर हमें अपने बारे में बात करने की जरूरत ना पड़ेगी। आप लोग करेंगे ना हमारे बारे में बात। मैसेजेस आते हैं ना मेरे पास, आप लोग तो शायद सारे के सारे लोग हिंदुस्तान में बैठकर मुझसे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो पाकिस्तान से भी मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स के, बांग्लादेश से भी आते हैं, जर्मनी से भी आते हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जर्मनी में भी बैठकर पढ़ रहे हैं। मेरी कई सारी यूट्यूब की क्लासेस किसी स्टूडेंट ने जर्मनी में देखी होंगी, जर्मनी में बैठकर पढ़ रहे हैं लोग। तो बाहर के देशों में भी जो भारतीय रह रहे हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास तो एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, अगर कोई हिंदुस्तानी है और वो अमेरिका में रह रहा है तो उसे अमेरिका के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन उसे हिंदुस्तान के बारे में नहीं पढ़ा, उसे हिंदुस्तान के बारे में नहीं पता। मैं बता रहा हूं उसको हिंदुस्तान के बारे में, ये काम मैं कर रहा हूं इंडिया के बारे में बताने का। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। चलिए जी, बैक टू द टॉपिक। बहुत हो गई फिजूल की बातें। तो मेरे बारे में बात करना फिजूल का काम है। इन चीजों में टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करें, मुद्दे पर आते हैं। मेरे बारे में तो है ना, पूरे का पूरे देश में बातचीत चली रही है, आलोचनाएं भी चल रही हैं और तारीफें भी चल रही हैं, सारी चीजें चल रही हैं। तो आप लोग हम लोगों को फॉलो करते हैं, हम लोगों से पढ़ना या हमें इस काबिल समझते हैं कि हम आप लोगों को पढ़ा पाएं, हमारे लिए काफी है। गोल्डन टेंपल की नींव किसने रखी? अभी इसकी कहानी गोल्डन टेंपल पे अटकी हुई है। अरे तेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया क्या गजनी? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, कादरी संप्रदाय के सूफी संत हजरत मियां मीर के द्वारा ही गोल्डन टेंपल की नींव रखी गई थी। अभी तो बताया था, अच्छा लगा, आपकी बातों से हम इंस्पायर हुए जी। हमने आपको मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए ही बात कही थी। रैदास क्या है, हे भगवान क्या करें हम आपका जी। तो मैंने आपको बताया कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब बना तो औरंगजेब ने ही गुरु हरिराय को अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। लेकिन गुरु हरिराय औरंगजेब के दरबार में नहीं गए, बल्कि गुरु हरिराय ने अपने बेटे को औरंगजेब के दरबार में भेजा था, जिनका नाम था राम राय। और जब राम राय औरंगजेब के दरबार में उनसे औरंगजेब से मिलने के लिए गए तो गुरु जो राम राय थे, गुरु हरिराय के जो बड़े बेटे थे, उन्होंने चापलूसी भरे शब्दों में या कुछ ऐसा कर्म वहां पर किया, ऐसा काम वहां पर किया जिससे बेहद नाराज हो गए गुरु हरिराय। क्योंकि गुरु राम राय को भेजा जरूर गया था औरंगजेब के दरबार में, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि जाकर औरंगजेब की प्रशंसाई करने लगने। तो बस जाकर प्रशंसाई करी गुरु राम राय ने, इस बात से नाराज हुए गुरु हरिराय। इसलिए अपने बेटे राम राय से नाराज होकर गुरु हरिराय ने अपने छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इनके छोटे बेटे का नाम था गुरु हरिकृष्ण। और ध्यान रखेंगे, सिखों के 8वें गुरु इन्हीं के छोटे पुत्र हुए जिनका नाम था गुरु हरिकृष्ण। और ध्यान रखेंगे, गुरु हरिराय के बाद 1661 से लेकर 1664 मात्र 3 वर्ष के लिए सिखों के 8वें गुरु बने गुरु हरिकृष्ण। लेकिन जब उत्तराधिकारी गुरु हरिकृष्ण को बना दिया गया तो इसी बात से इन्हीं के बड़े भाई नाराज हुए, जो कौन थे? राम राय। इसीलिए राम राय ने नाराज होकर, ध्यान रखेंगे, देहरादून में एक अलग गद्दी की स्थापना की और यहीं पर सिखिज्म में क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया या विभाजन कर दिया। और देहरादून नामक स्थान आप सब जानते हैं, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून में ही उन्होंने एक अलग गद्दी स्थापित की। और ध्यान रखेंगे, राम राय के ही अनुयायी या इनके अनुयायी ही या इनके डिसाइपल्स ही राम राई कहलाते हैं। इन्हीं के अनुयायियों को कहा जाता है राम राई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, सबसे कम उम्र में सिखों के गुरु बनने वाले कौन थे? गुरु हरिकृष्ण। मात्र 8 वर्ष की आयु में, मात्र 8 वर्ष की आयु में सिखों के गुरु थे गुरु हरिकृष्ण। लेकिन बहुत ही जल्दी 3 ही साल में दिल्ली में जब चेचक की बीमारी फैली तो चेचक की बीमारी से ही इनकी मृत्यु हुई। चेचक की बीमारी से ही इनकी मृत्यु हुई। पॉलिटी बहुत वीक है हमारी, टेंशन मत लीजिए, सही हो जाएगी। पॉलिटी सही हो जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा कमजोर है तो पॉलिटी स्पेशल में आ जाइए, अगर बिल्कुल ही जीरो है, बिल्कुल ही खत्म है, तो पॉलिटी स्पेशल में आ जाइए। और अगर थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का सा ज्ञान है तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए, सही हो जाएगी। गुरु हरिराय के बड़े बेटे थे राम राय, छोटे बेटे थे गुरु हरिकृष्ण। गुरु हरिकृष्ण को गुरु बना दिया गया और राम राय ने अलग स्थापना कर ली, अलग गद्दी की। इन्हीं के अनुयायी राम राय कहलाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और गुरु हरिकृष्ण की मृत्यु के बाद सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9th गुरु या 9वें गुरु लिख लीजिएगा, हुए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 तक सिखों के 9वें गुरु
हुए गुरु तेग बहादुर। ध्यान रखेंगे ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। और ध्यान रखेंगे इन्होंने ही 1665 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ करतारपुर का युद्ध लड़ा और 1675 में ही इनकी हत्या औरंगजेब द्वारा करवाई गई। 1675 में इनकी हत्या औरंगजेब द्वारा करवाई दी गई और हम सब जानते हैं इनकी मृत्यु के बाद सिखों के अंतिम और 10वें गुरु बने गुरु गोबिंद सिंह। जो 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक सिखों के अंतिम या 10वें गुरु हुए। औरंगजेब ने करवाई थी गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली के लाल किले के सामने, जहां पर एक गुरुद्वारा है जिसको हम शीशगंज गुरुद्वारा कहते हैं। सीजीएल के लिए सफिशिएंट है या फिर कोई और बैच ज्वाइन करना है, कोई जरूरत नहीं है, सीजीएल के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे गुरु गोबिंद सिंह के ही द्वारा 1699 ईस्वी में दल खालसा या खालसा पंथ की स्थापना की गई, जो सिखों की एक सेना थी और इस सेना के लिए 5 ककार अनिवार्य किए गए। और अगर आपसे पूछें कि बताइए खालसा पंथ की स्थापना कहां पर हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इन आनंदपुर पंजाब के आनंदपुर में स्थापना की गई थी खालसा पंथ की। और खालसा पंथ के जो लोग थे, जो सैनिक थे, जो सेना थी, इन्हें 5 ककार फॉलो करने के लिए कहा गया था, जो क्या थे? केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। इसके अलावा आप सब जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था, जहां पर पटना साहिब गुरुद्वारा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। ये औरंगजेब के समकालीन थे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और औरंगजेब के ही शासनकाल में इनका संघर्ष जारी रहा मुगलों के साथ। और ध्यान रखेंगे इन्होंने ही हिमाचल में पोंटा साहिब नामक शहर की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे गुरु गोबिंद सिंह ने ही पुरुषों को सरनेम सिंह लगाने के लिए कहा और महिलाओं को कौर लगाने के लिए कहा। इसलिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो सिख होते हैं उनमें पुरुष नाम के साथ सिंह का इस्तेमाल करते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो कौर का इस्तेमाल करते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह ही ऐसा कहा करते थे कि मैं हिंदुस्तान के चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को हिंदुस्तान से मिटा दूंगा, ऐसा कहा जाता था गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा। लेकिन ध्यान रखेंगे 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर अजीम खान नामक व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या की गई। तो इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई। लेकिन सिखों का जो मुगलों के साथ संघर्ष था वो जारी रहा और मरने से पहले इन्होंने घोषणा की कि अब मेरे बाद कोई भी गुरु का पद नहीं होगा या कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं होगा, अब मेरे बाद केवल आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब मानकर उसकी पूजा याचना की जाएगी। और दोस्तों ध्यान में रखेंगे बस इन्होंने अपने ही एक सेवक, अपने ही एक सर्वेंट को मुगलों का सेनापति घोषित किया, जिसको हम जानते हैं बंदा सिंह बहादुर के नाम से। और जब हमने पढ़ा था डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगल साम्राज्य का पतन, तो मैंने बताया था कि बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान बहादुर शाह प्रथम ने भी करा था, लेकिन सफलता मिली थी फर्रुखशियर को, क्योंकि फर्रुखशियर के ही शासनकाल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। उसके बाद जो सिख कम्युनिटी है ये कई सारे समुदायों में क्या होगी, विभाजित होगी, जिन्हें सिख मिसल कहा जाएगा। और उन्हीं सिख मिसलों में से एक मिसल होगी जहां से स्वतंत्र राज्य के रूप में पंजाब की स्थापना होगी, जो करेंगे महाराजा रणजीत सिंह। और महाराजा रणजीत सिंह से लेके महाराजा दलीप सिंह और एंग्लो सिख वॉर्स के बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में। तो कल मुलाकात होगी और कल हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कल हम बात करेंगे बंदा बहादुर, महाराजा रणजीत सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर कोई मैसूर लिख रहा था, जी हाँ बिल्कुल, मैसूर भी स्वतंत्र राज्य था, हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के बारे में हम मैसूर में ही बात करने वाले हैं।
तो ये सिख कंप्लीट करेंगे, मराठास ऑलरेडी कर चुके हैं, मैसूर के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास रह जाएंगे बंगाल और अवध, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर जब हम ये सब चीजें कर लेंगे तो बस उसके बाद हमारे पास केवल और केवल अंग्रेजों के बारे में पढ़ना रह जाएगा। फिर उसके बाद हम केवल और केवल ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।